नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज। आज बात करेंगे गणना की, क्योंकि अब जाति की गणना होने लगी है और इस पर सियासत हो रही है। बहुत लंबे समय से ठंडे बस्ते में जो पूरा मुद्दा रहा, जब लगातार यहां पर पक्ष विपक्ष आमने सामने रहा, कई चुनाव बीत गए, कई साल बीत गए, अब ये जो बात लगातार ठंडी हो चुकी थी, अब फिर से सियासत के चलते अब उबाल मार रही है। लाजमी सी बात है, बात कोई और नहीं, जाति की बात हो रही है। इसी जाति पर अब जंग छिड़ी है, क्योंकि इसकी गणना होने वाली है। लगातार यहां पर कहा यह जा रहा था कि गणना जब होगी तो देखा जाएगा, क्योंकि इस जब जातियों में ना बांट दिया जाए हमारे भारत को, और उसी के लिए गणना यहां पर नहीं करानी चाहिए। लगातार इस तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन अब इस मामले पर तब से सियासत शुरू हो गई है, जब से केंद्र ने कह दिया है कि अगर हम हैं तो यहां पर जाति की गणना जरूर कराई जाएगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे और पक्ष विपक्ष दोनों का नजरिया जानेंगे। उससे पहले जानेंगे कि क्या हमारे माननीय कहते हैं। देखिए, सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि जातिगत जनगणना हो, और मोदी सरकार ने जो 2011 में कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी पनगड़िया कमेटी बनाकर, तो उसके बाद से मोदी सरकार ने तो लगातार उसको दबाने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और उन्होंने कहा है कि सामाजिक आर्थिक तौर पर जातिगत जनगणना जरूरी है, जिससे हर वर्ग को समान अधिकार मिल सके। देश में जातीय जनगणना बंद करवाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। काका कालेकर आयोग की सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं होने दिया। यहां तक कि मंडल आयोग की सिफारिशों को भी कांग्रेस द्वारा पहले नकारा गया, फिर राजीव गांधी द्वारा संसद में उसके खिलाफ लंबा भाषण दिया गया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिसने 50 सालों तक केवल धोखा दिया और केवल राजनीतिक उपयोग किया वंचित वर्गों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उसी के साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। एक बार उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। कल्पना शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हमारे साथ सीता शरण जी, सूर्यवंशी, कांग्रेस की साइड से, और मंजरी जैन जी बीजेपी की साइड से जुड़ी हैं। अब सबसे पहले मैं बीजेपी के पास जाना चाहूंगी। मैडम, लगातार इल्जाम लग रहे हैं कि कांग्रेस मांग कर रही थी, या इंडिया गठबंधन आप कह सकते हैं, मांग कर रही थी। राहुल गांधी ने तो बोल भी दिया था, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। अब इसी के प्रेशर में बीजेपी ने यह फैसला कर लिया है। नहीं, देखिए, 1951 के बाद से जातिगत जनगणना हुई नहीं। उसके पहले तक तो की जाती थी, उसके बाद नहीं की गई। तब सबसे अधिक समय तो कांग्रेस का ही शासन रहा, कांग्रेस की नीतियां चलती थी। काका कालेकर की रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग की रिपोर्ट को दबाने का काम कांग्रेस ने किया। 2010 में भी इन्होंने कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तब क्यों नहीं कराएंगे, और तब सर्वे अकेला कराया। तो ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए शुगुफा फेंकते रहे हैं, फैलाते रहे हैं, और इसके खिलाफ हमेशा से रहे हैं। चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, इन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है। लेकिन जब कांग्रेस हाशिए पे आ गई तो उन्होंने ये एक दुष्प्रचार किया कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन आज तक किया नहीं। चाहे ये किसी भी वर्ग की बात कर ले, कभी भी किसी भी वर्ग को उठाने का काम कभी किया नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से हर वर्ग का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और हमने करके दिखाया है। तो अगर जातिगत जनगणना हो रही तो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, नीति निर्धारण में पारदर्शिता लाने के लिए, कि किस उसमें सही से समावेशित किया जा सके कि कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है, सब नहीं। मंजरी जैन जी, देखिए, बहुत पुराने समय में, देखिए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, हम पुराने समय में चले गए, थोड़ा सा और कम पुराने समय में जाते हैं। जब पिछले बार चुनाव हुए थे बिहार में, तब लगातार इस तरह के बयान भी आए थे पार्टी की तरफ से कि हम जातियों में भारत को नहीं बांटेंगे, इसलिए जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तेजस्वी यादव ये बोल रहे थे। खैर, बात मैं बेशक मध्य प्रदेश की कर रही हूँ, लेकिन ये बता रही हूँ कि एक आप लोगों का कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव था कि उसको हमने नहीं करवाना है। अचानक ऐसा फैसला ले लिया गया तो विपक्ष का तो हावी होना बनता ही है। नहीं, देखिए, जातिगत जनगणना जिस तरह से कांग्रेस कराना चाहती थी, उसका हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। लेकिन आज हम जिस परिदृश्य में रखकर और जिस दृष्टिकोण को रखकर जातिगत जनगणना करा रहे हैं, उसका एक अलग उद्देश्य है। दोनों उद्देश्य, मंजरी जी, दोनों उद्देश्य एक बार समझना चाहेंगे। जनगणना का विषय संविधान अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है, और यह केंद्र का विषय है। हालांकि इन्होंने राज्यों में सर्वे वगैरह कराया है, लेकिन वो पारदर्शिता से नहीं हुआ, जो कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं। तो हमने दो ही में ही हुआ था, एक बार कर्नाटक में हुआ था, एक बार बिहार में हुआ था। बिहार में नीतीश कुमार ने कहा था मैं अपने फंड से करवा दूंगा।
देखिए, ये वही मैंने आपको बताया ना कि ये केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि जातिगत जनगणना वो सर्वे करवा सकते हैं। तो यानी जो नीतीश कुमार ने उस टाइम करवाया था वो गलत किया, राज्यों में हुआ है। नीतीश कुमार ने यानी कि उस टाइम जो करवाया था वो गलत किया था। नहीं, मैं गलत और सही की बात नहीं कर रही, वो सर्वे था। तो वही जनगणना जी सर्वे करवा सकते हैं, सर्वे करवाया, कई राज्यों में सही भी हुआ, कई राज्यों में नहीं भी हुआ सही, उसमें पारदर्शिता नहीं रही। लेकिन आज जनगणना में हम सभी जातियों को समावेशित करके और उनको हम ये बांटना नहीं चाहते जातियों में, बांटने का काम तो कांग्रेस का है। ये तो बांटकर देखिए, आज ओबीसी को संवैधानिक यदि दर्जा देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, क्योंकि हम सबका साथ चाहते हैं और सबका विकास चाहते हैं, सबका समावेशित सामाजिक अधिकार जो है वो उनको दिलाना चाहते हैं। मगर कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। वो चुनाव के टाइम जातिगत जनगणना जनगणना चिल्ला रहे थे, लेकिन जब आप सरकार में रहे तब आपने क्यों नहीं करवाई? आप तो लंबे समय रहे ना। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपका कोई उद्देश्य नहीं था, आपको सिर्फ वोट चाहिए थे। जैसे अभी ये संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ, और कांग्रेस खुद को तो बचा नहीं पा रही है, संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, मंच पर झगड़े हो रहे हैं। तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके के जो है सुगुफे फैलाती है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर उद्देश्य होता तो आपको जनता ने सबसे अधिक समय दिया था कि आप जनता की सेवा कर सकें। खैर वो केंद्र में दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश में जो समय है वो बीजेपी को दिया हुआ है। मैं मान रही हूँ कि केंद्र की तरफ से कहीं ना कहीं ये बातचीत रहती है और केंद्र की तरफ से थोड़े समय पहले से मना किया जाता है कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सीताशरण जी जुड़े हुए हैं। सीताशरण जी, क्या लग रहा है, सामाजिक न्याय हो रहा है, चुनावी रोटियां सेकी जा रही है? लगातार कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस अगर चाहती थी वो कहीं ना कहीं जातियों का लाभ ही लेना चाहती थी, और अगर अब हो भी रहा है तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? बीजेपी डरी हुई है और डर की वजह भी जानना चाहेंगे, और कौन से राज्य? नहीं, यहाँ पर आपको रोकूंगी सर, मैं मान रही हूँ मैं आपको आधे में टोक रही हूँ, लेकिन थोड़ा समझना चाहेंगे। डर भी बता दीजिए क्या है, और डर की वजह कौन से राज्य से आ रही है ये भी बता दीजिए, क्योंकि ज्यादातर बीजेपी ही हर राज्य में उस डर के कारण। डर का कारण भी मैं बताऊंगा। जी। मंजरी जी ने अभी कहा कि 2010 में कांग्रेस ने बोला था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। 19 मई 2011 में जातिगत जनगणना कांग्रेस काल में माननीय स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री महोदय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना कराई गई थी, जो इन्होंने इनकी फिर 14 में जब सरकार आई तो ये 14 और 15 में फिर एक अरविंद पनगड़िया कमेटी का गठन किया गया। फिर वो कमेटी ने पनगड़िया जी ने संसद में उस पटल पर रखा, लेकिन फिर वो रिपोर्ट गायब हो गई। फिर इन्होंने उस जातिगत जनगणना का वो पनगड़िया जो रिपोर्ट है, जो आयोग बनाया गया था, उसको स्टॉप कर दिया। अब देखिए आप कि जब कांग्रेस ने जो 11 में कराई थी, जो 46,74,000 जातियां ओपन हुई, जिसमें मेला ढोने वाली जो जातियां थी 1,80,000 वो उसमें उजागर हुई। और जब सामाजिक समीकरण सामने आया तो इससे जाहिर होता है कि इस देश की कितनी बड़ी विडंबना कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना में जो उजागरता हुई है, तो ये बहरा गए, ये घबरा गए। फिर जब 14 में इनकी सरकारें आई तो अभी 11 साल से ये क्या कर रहे हैं? आज जो राजनीतिक रोटी है सेकने का जो काम किया है, मुद्दे से भटकाने का काम किया है। हम स्वागत करते हैं कि जातिगत जनगणना जिन राज्यों में हुई उन राज्यों को भी ये मैट रहे हैं, और अभी भी मंजरी जी को वो पढ़ा नहीं है इन्होंने, ना उन्हें अभी मालूम है कि जातिगत जनगणना कराने में भी अभी इनको पसीना आ जाएगा, और ये हम उसका स्वागत कर रहे हैं। और ये हमारे माननीय जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और राहुल गांधी जी, जो 2 लाख बराबर 2 लाख बार वो बोल चुके हैं सभी चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इस दबाव बस ये श्रेय लेने की होड़ में है, उस दबाव बस इन्हें जातिगत जनगणना कराना पड़ी।
क्योंकि अभी 240 में समिट गए, अब 140 में समिट जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं इनका डर है कि भैया जो जाति, आप ये कह रहे हैं कि इनका डर है कि जिस तरह से सीटें कम हो रही हैं उसको बढ़ाने के लिए ये जानना चाहते हैं कि जातियां कौन कौन सी और उसी हिसाब से वोट बैंक की राजनीति होगी, ये कह रहे हैं आप? हाँ, तो ये क्या है कि हम 2011 तक करा चुके हैं। हाँ। जो आज प्रेपरो में और ये झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो अगर ये राजनीति वोट बैंक की राजनीति, जाति से वोट बैंक की राजनीति बीजेपी कर सकती है, तो लगातार कांग्रेस अलग अलग राज्यों में सर्वे अगर करवा रही है या कोई भी इंडिया गठबंधन करवा रहा है, तो क्या वो राजनीति इंडिया गठबंधन के द्वारा नहीं हो रही? हाँ। नहीं, ये राजनीति नहीं है, ये जनता के मुद्दे हैं और ये जातिगत जनगणना जिसका जितना बताइए सीतासरन जी को, मुझे बता रहे हैं कि पढ़कर नहीं आई, तो नहीं ये बता दीजिए कि 2011 में 10 में जो कहा गया था वो जनगणना नहीं, वो सर्वे था जिसे SECC का नाम दिया गया था। सीतासरन जी, पढ़ा तो आपने नहीं है, मैं तो अच्छे से पढ़कर आई हूँ, जानकारी लेकर आई हूँ। यही तो मंजरी जी जो सर्वे, जो सर्वे ये सर्वे वाला जो पॉइंट है, जब कांग्रेस और सुनिए बीजेपी नहीं घबराई ना बहराई, घबरा तो आप गए थे, बहरा भी आप गए थे, हमने तो आप घबरा गए हैं। अभी देश क्या चाह रहा है, संवैधानिक दर्जा देने का क्या काम चाह रहा है और बीजेपी क्या चाह रही है। आप तो हालत खराब हो रही है बीजेपी की। आपने जातिगत जनगणना जो कराई है, ये हम स्वागत तो कर रहे हैं ना उसका, और आप कराइए, लेकिन उसका रेशो, उसका जो श्वेत पत्र जारी करिए, उसकी एक समय सीमा निर्धारित करिए, जो माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने जो कल कहा है कि भाई कब तक कराएंगे आप, कब तक कराएंगे, कैसे कराएंगे, क्या बनाएंगे। राहुल गांधी जी को ये बताइए क्या बनाएंगे कि पहले अपना समेटे, कांग्रेस को समेट ले, मंचों की लड़ाई को समेट ले, संविधान बचाने की बात करते हैं ना राहुल गांधी जी, उनसे कहिए पहले कांग्रेस बचा ले। ये सिर्फ भ्रम फैलाने की राजनीति है। अपनी बीजेपी को देखिए, क्यों नहीं करवाई, आप बताइए। कितनी काका बीजेपी कालेकर की रिपोर्ट को क्यों छुपाया आपने, मंडल आयोग की रिपोर्ट को क्यों दबाया आपने, बताइए ना। बीजेपी में आपको तो बहुत मौके थे पर आपने नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने तो करके दिखाया है ना। हम जो कहते हैं वो तो करते ही है, जो नहीं कहते हैं उसको डेफिनेटली करके बताते हैं। ये है मोदी सरकार की खूबियां। अरे अभी कहा है, कहते हैं आप सिर्फ लाभ कहा है मंजरी जी, अभी कौन सा लाभ अभी धरातल पे कितना उतरेगा ये चुनाव, जो कहते हैं वो धरातल पर तो जनता के मुद्दों को, और ये बहुत अच्छा मुद्दा है। आप इसमें धरातल पे बीजेपी कितना उतारती है, ये आप और हम सब देखेंगे और देखने को मिलेगा। तो जनता देख रही है, जनता। बिल्कुल मंजरी जी, लेकिन ये नहीं लगता कि जाति का अभी भी कई कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान को या कोई भी जाति हो, मान लीजिए कोई जनरल जाति होती है, जनरल जाति में भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, लेकिन वहीं पर कोई और जातियां होती है आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। क्या आर्थिक रूप से देखने की जगह फिर से हम जातियों में जाकर बटेंगे? क्या इससे समाज बटेगा नहीं? ये आहाना जी, वही मैंने आपको बताया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जातियों की जनगणना की जा रही है। और देखिए पहले भी हमने ये बात स्पष्ट की थी मोदी जी ने कि हम जो है 4 जातियों में मानकर चलते हैं हिंदुस्तान को, गरीब, महिला, किसान और युवा। इन सबके उत्थान के लिए लगातार जो कहा वो काम चल रहा है और उसके परिणाम भी सामने दिख रहा है, रिजल्ट भी सामने दिख रहा है। सिर्फ कहा नहीं, हमने करके भी दिखाया है। और जो जो आज तक कहा है, हमारे संकल्प पत्र में जो हमने संकल्प लिए उसके ऊपर काम चल रहा है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और ये सब देखिए, परिणाम हम अपने मुंह से कहें तो शोभा नहीं देता, लेकिन जनता इसका प्रमाण देती है और जनता ने कांग्रेस को भी प्रमाण दिया है। आज ये इतना उछल कूद मचा रहे हैं कि हम 240 पर रह गए, सरकार हमारी तीसरी बार बन गई। आपका पूरी राजीव गांधी जी के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कभी जो है पूरी तरह से आप फुल फ्लैश सरकार बना पाए हो, लेकिन आज तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो ये बड़ी बात है। गैर कांग्रेसी सरकार 10 साल रहे और उसके बाद तीसरी बार भी सरकार बनाए, तो कहीं ना कहीं हमने जनता के लिए काम किया है और जनता ने उसका प्रमाण दिया है। लेकिन आपको जरूर हाशिए पर डालकर रखा जनता ने। आप 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, उसमें ही उछल कूद मचा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे जैसे आपको बहुत बड़ा
चूहा को चिंदी मिल जाती है, वो उस तरीके का आपका वो जुमला चल रहा था, बड़े खुश हो रहे थे। बिल्कुल, लेकिन वो उस मुद्दे पर खुश हो रहे थे कि भाई हमारी सीटें बढ़ गई हैं और उनकी सीटें कम हो गई। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक हेल्प लेनी पड़ी और बैसाखियों का नाम वो लगातार जो है आपका विपक्ष दे रहा था। खैर, हमारे साथ कल्पना जी हैं। कल्पना जी, जो 50% जो आरक्षण का कहीं ना कहीं हमेशा रहता है संवैधानिक मुद्दा, क्या लगता है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं इससे? और क्या सच में ये नहीं लगता कि आर्थिक रूप से आरक्षण मिलने की आज भी भारत में जरूरत है, यानी कि जातिगत रूप से? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिसमें आर्थिक रूप से आप सशक्त हैं, लेकिन आपको अगर आपको ग्रो करना है, आपको प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत रहती है। बिल्कुल आहाना जी, सबसे बड़ी बात जिस समय ये शॉकिंग न्यूज आई कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी जो काफी लंबे समय से इसका विरोध कर रही थी, अचानक से उनका फैसला कैबिनेट में आता है कि हम इसको मंजूरी देते हैं और हम जल्दी ही, मेरे ख्याल से 3 महीने बाद से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कल्पना जी, बीजेपी नहीं, इसमें आप सिर्फ कांग्रेस को आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का कोई बहुत शॉकिंग फैसला है, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस भी लगातार मांग कर रही थी ना जातियों पे बांटने की, फिर बात वही आती है ना। हाँ, मैं आपसे वही बता रही हूँ, बिहार चुनाव की वजह से देखिए कांग्रेस का तो लंबे समय से था, राहुल गांधी आज से नहीं काफी लंबे समय से इस चीज को मांग कर रहे थे, और राजनीतिक हर राज्य में जब चुनाव हुए उन्होंने इस विषय को, सेंट्रल के इलेक्शन में भी उन्होंने इस चीज को मुद्दा बनाया था। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उसका विरोध करती आ रही थी, उसने अचानक से ये फैसला लिया, वो भी ऐसे समय में लिया जिस समय देश किसी और की तरफ नजर गड़ाए बैठा था। पुलवामा, पहलगाम जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद से, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक बहुत ज्यादा एक शॉकिंग न्यूज थी उस टाइम पे, अचानक से लोगों की नजर उधर जाना और एक विषय बन गया। आज देखिए, आज विषय क्या होना चाहिए था, हम इस विषय पे कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से जो आना चाहिए, हम आते हैं अपने विषय पे। जो आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, वो सामान्य वर्ग में भी आते हैं, वो ओबीसी में भी आते हैं, वो अन्य वर्ग में भी आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय सर्वे किया जाए उस समय इन सारे विषयों का भी एक पॉइंट बना दिया जाए जिसके आधार पर जब फैसले लिए जाए। क्योंकि देखिए, हर बार ऐसा नहीं है कि जातियां तय नहीं होती, जब जनगणना होती है उस समय एक कॉलम रहता है, उस पर टिक लगाया जाता है। सारे सर्वे, सारी डिटेल्स पहले से ही सरकार के पास होती हैं, बस उनको सार्वजनिक नहीं किया जाता। और मैं आगे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप जनगणना कराइए, बहुत अच्छा फैसला है, ताकि पता चल सके कि कितने लोग हमारे देश में आज भी पिछड़े हुए हैं, कुछ शिक्षित है, अशिक्षित है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उन सारे विषयों को लेकर। लेकिन जब सार्वजनिक किया जाए तो बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उस समय भी सिर्फ वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल करेंगी, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, या फिर जिस तरह से लाडली बहना के नाम पर पैसे दे दिए जाते हैं, जिस तरह से अन्य योजनाओं के नाम पर दे दिए जाते हैं, किसानों को रिझाने के लिए उनको पैसे दे दिए जाते हैं, तो मुझे ऐसा, या बिजली पानी का फ्री सुविधाएं दे दी जाती है, उन सब से हटकर अगर सच में विकास करना है तो आर्थिक ग्रोथ किस तरह से स्टेट की हो, देश की हो, उस पर काम करने की आवश्यकता है। लोग सक्षम कैसे बने, उस पर काम करने की आवश्यकता है। ये फ्री रेवड़ियां, जब तक हमारे यहाँ जातियों के आधार पर आप लोगों को बांटेंगे, आरक्षण की नीतियां चलाएंगे, तब तक ये सब चीजें संभव नहीं है। अब देश को अगर एकजुट करना है तो सबसे पहले आपको आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, 18 साल से ऊपर महिलाओं को अगर आप पैसे देने की, 2000 रुपए देने की बात करते हैं, तो उस समय आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या 18 साल से ऊपर उन महिलाओं को भी उसका लाभ दिया जा रहा है जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ फॉर्म भर देना काफी नहीं है, समझना पड़ेगा 18 साल से 60 साल तक की जो लड़कियां, महिलाएं हैं, 45 साल तक की, क्या वो रोजगार नहीं कर सकती, क्या कारण है कि वो पिछड़ी उसमें है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि जहाँ कोई फ्री रेवड़ियां बांटता है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हम नहीं देखते कि विकास में मध्य प्रदेश की अगर मैं स्थिति की बात करूं, नशा जिस तरह से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लव जिहाद के जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, सड़कों पर पुलिस पिट रही है, ये सारे विषय ऐसे हैं, सरकारों को इन पर काम करने की आवश्यकता है ताकि कानून व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सुचारू रहे, अच्छे से काम हो। लेकिन हम उलझ जाते हैं जातिगत जनगणना के आधार पर, वो सरकारें पहले से करती आई हैं और वो कॉलम बने रहते हैं, सिर्फ भ्रम फैलाया जाता है कि नई तरीके से चीजें होंगी। मैं फिर कहूंगी कि जब तक आप आर्थिक रूप से समाज नहीं करेंगे तब तक आगे कभी समाज नहीं बढ़ सकता। हमारे साथ सीता शरण जी भी। सीता शरण जी, लगता नहीं है कि ऊंची जो जातियां हैं, क्योंकि आप लोग भी शुरू से, अगर मान लिया जाए कि आप लोग मांग कर रहे थे, तो आप लोगों के मन में कभी ये नहीं आया कि जो ऊंची जाति है उनके मन में कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव हमेशा रहता है जब भी जातियों में बांटा जाता है? देखिए, कल्पना जी ने, मैं इनकी सराहना करता हूं, और उन्होंने उस नब्ज को टटोला नहीं है, उस नब्ज को पकड़ा है
और वो नब्ज आपके चैनल के माध्यम से कल्पना जी ने रखा है। और मैं जातिगत जनगणना की जो बात करूं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जो कर्पूरी ठाकुर साहब थे, इस भारत में सबसे पहले मुद्दा उन्होंने उठा करके और बिहार में लागू कर दिया था कि 2% आप, 3% आप, जितने जो परसेंटेज थे। तो आपका कहना है कि जो जनरल कास्टेज में है और जनरल कास्टेज में को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? भाई देखो, उसमें भी गरीब लोग हैं, उसमें भी जो रसूखदार हैं उनको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन उसमें भी जो गरीब हैं और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी ही उसकी हिस्सेदारी, ये होना चाहिए। और ये संविधान कहता है, और भारतीय संविधान के मुताबिक समस्त जातियों को, समस्त समुदाय को ये अधिकृत करता है कि जो गरीब हैं, और ये जातिगत जनगणना होना अति आवश्यक थी और है, क्योंकि हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जो समय समय पर मुद्दा उठाया और इन्होंने, इनकी कुर्सी लूज हुई तो इनको ये मुद्दा लाना पड़ा। अब जो गरीब है, जो वंचित है, जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर है, वो ये सामने आ जाएगी और ये जातिगत जनगणना में उस गरीब को लाभ मिलेगा और आर्थिक व्यवस्था उसे मिलना शुरू हो जाएगी। बस ये बीजेपी बता दे कि हम कितने समय में करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसका क्या मैनिफेस्टो या इसका रोस्टर क्या रहेगा। मंजरी जी, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी और समझना भी चाहूंगी कि देखिए, जिस तरह से बातें भी होती है, जब योजनाएं आती हैं तो जनसंख्या के आधार पर होती है, लेकिन जब भी कोई नौकरियां आती हैं तो वो जाति के आधार पर बढ़ जाती हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो सशक्त नहीं होते, लेकिन उन जातियों में विभाजित होने के कारण उनको उसका नुकसान झेलना पड़ता है। नहीं, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही इसी खाई को पाटने के लिए मोदी जी ने जो कहा था कि हमारी 4 जातियां हैं, गरीब और महिला, युवा और किसान। तो निश्चित तौर पर गरीब में वो सब गरीब आते हैं जो सामान्य वर्ग से भी आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से भी आते हैं, या अन्य किसी भी जाति से आते हैं। और उनके लिए लगातार योजनाएं आज चल रही है, भारत सरकार की, राज्य सरकार की, चाहे वो पीएम आवास की बात कर ले, चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर ले, अन्य किसी भी योजना की बात करो। जो कि कल्पना जी ने कहा था, लाडली बहनों वाली जो बात कही थी उन्होंने, कि किसी को भी वो लाडली बहनों के पैसे मिल रहे हैं, तो कल्पना जी तो वो सब समझती है, उनको पता है कि हर किसी को वो पैसा नहीं मिल सकता है, वो भी ये बात जानती है। सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जो इनकम टैक्स पे नहीं है, महिला को दीजिए, इनकम टैक्स पे नहीं है, कोई आगे पीछे कमाने वाला नहीं है। ऐसी महिलाओं को अगर वो लाभ मिलता है तो उसका जरूर उनको फायदा मिलता, मेरा ये मानना है। कल्पना जी मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि उन बहनों को मिल रहा है जो हमारे घर काम करने आती हैं, जो दीदियां। आपने देखा है कि वो 1250 रुपए उनकी जिंदगी में कितना, जब हमारे घर जो दीदी आती है वो ये कहती है कि इस बार जो हमारी किश्त आई थी तो हमने बच्चों की किताबें ले ली, या बच्चों को स्कूल में कुछ मदद चाहिए थी, या कोई प्रोजेक्ट बनाना था हमने उसमें मदद कर दी, या हमारे घर में कोई सामान की कमी थी हमने उसमें मदद कर ली, या त्योहार आया तो हमने उसको अच्छे से मना लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राशि तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी जो जरूरतें होती है, हमारी जो दिहाड़ी रूप से काम करती हैं बहनें, उनके लिए वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है वो राशि। तो ये बात कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करते भी लाजमी सी बात है। लोग इसको कहीं ना ये कहते हैं ना, इसको अच्छा लगता है महिलाओं को, और महिलाएं उसको अच्छी योजना मानते हुए शिवराज सरकार के साथ भी थी। मंजरी जी, प्लीज क्लोजिंग रिमार्क के जाऊं। ज्ञान पर अगर इतना ध्यान दिया जा रहा था तो आज जातिगत जनगणना पर क्यों जंग छिड़ गई? छिड़ी है, हमने तो यही कहा है कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जातिगत जनगणना कर रहे हैं हम वोट बैंक की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। आप तो चुनाव के टाइम चल रहे थे कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो आप तो वोट मांगने के लिए कर रहे थे। लेकिन हम, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन हम उसको सामाजिक और आर्थिक स्तर पर उसमें ऊपर लाने के लिए जो जातियां पिछड़ी होंगी उनको ऊपर लाएंगे, इसलिए गणना की जा रही है। उसका उद्देश्य कोई वोट मांगना तो है नहीं, क्योंकि अभी कोई चुनाव है नहीं। तो जो हम कहते आए, वही जो मैंने सबसे शुरू में जो लाइन कही थी, वो मैं आखिरी उसी लाइन के साथ समापन करना चाहूंगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,
ये हम उस पे चलकर काम और कर रहे सबका हैं। साथ रहेगा तो सबका विकास होता ही रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम बातें यहाँ पर रखने के लिए। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती है, जैसे कि उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं है। बता दूं आपको, इस साल बिहार में चुनाव है, कुछ समय बाद यूपी में भी चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है। लगातार चुनाव के दरमियान इस तरह की जब घोषणाएं हो जाती हैं तो इस पर जंग छिड़नी लाजमी है। तो इसको यह देखना लाजमी है कि कहां पर कौन श्रेय ले रहा है। लेकिन फिर वही बात होती है कि जितनी भी ऊंची जातियां होती हैं उनके लिए असुरक्षा का भाव रहता है। क्या आर्थिक रूप से मजबूती के लिए सच में आपको जातियों में बांटना पड़ेगा, या आर्थिक रूप से किसी को मजबूती देने के लिए या किसी की ग्रोथ के लिए जाति जाननी जरूरी है, या उसे आर्थिक रूप से सशक्त करना जरूरी है? सवाल कई है, जवाब जो है सरकार को देने पड़ेंगे और योजनाएं भी हैं सरकार को लानी पड़ेंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज।